अस्सलाम वालेकुम। इंफॉर्मेशन टू द पुलिस चैप्टर 24 पुलिस रूल्स 1934। जैसा कि इस चैप्टर के नाम से ही वाज़िया है कि ये चैप्टर एक्सक्लूसिवली डील कर रहा है इंफॉर्मेशन को, एंड दिस इज द सेम इंफॉर्मेशन व्हिच इज रिपोर्टेड टू द पुलिस रिगार्डिंग कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस रेलेवेंट सेक्शंस है 154 सीआरपीसी, 155 सीआरपीसी। दौरान डिस्कशन ज़ाब्ता फौजदारी हम लोग इनको डिटेल से देख चुके हैं, बट जस्ट फॉर मेकिंग दैट रेफरेंस, काबिल दस्त अंदाजी जुर्म जिसको इंग्लिश में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बोलते हैं, ये तमाम वो ऑफेंसेस हैं जो कि स्केजुअल 2 में जिनके अगेंस्ट में अरेस्ट विदाउट वारंट तहरीर है, वो तमाम काबिल दस्त अंदाजी जुर्म है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जिसको नाकाबिल दस्त अंदाजी बोलते हैं, ये वो तमाम ऑफेंसेस हैं जो कि स्केजुअल 2 में जिनके अगेंस्ट शेल नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट तहरीर है। शेल नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट इस वजह से तहरीर है क्योंकि तमाम नाकाबिल दस्त अंदाजी ऑफेंसेस के अंदर परमिशन टू अरेस्ट रिक्वायर्ड है मैजिस्ट्रेट साहब से, लिहाजा जब तक ये परमिशन नहीं मिलेगी the police cannot or shall not arrest any person. Similarly जो मे वर्ड तहरीर है, मे अरेस्ट विदाउट वारंट, वो मे इस वजह से तहरीर है कि इट इज द सोल डिस्क्रिशन ऑफ द पुलिस rather investigation officer to arrest or not to arrest any accused concerned with any criminal case. आप उसको कंपेल नहीं कर सकते। the investigation officer has to decide on his own कि उसको किसी को गिरफ्तार करना है या नहीं करना, चाहे कोई शख्स एफआईआर के अंदर नामजद है, चाहे कोई सब्सिक्वेंट या सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के थ्रू नामजद है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पाबंद नहीं है ऐसी नामजदगी का। ही हैज टू डिसाइड ऑन हिज ओन कि उसको ये अरेस्ट करना है या नहीं। सो वर्ड में जो है वो तहरीर है कि ये उसने खुद डिसाइड करना है, ये उसकी अपनी डिस्क्रिशन है। जैसा कि मैंने ओवरव्यू के अंदर ये बात कही थी कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की एक्सप्लेनेशन हमें पुलिस रूल्स के अंदर मिलती है। दफ़ा 154 जो डील करती है वो करती है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को, और उसके अंदर ये तहरीर है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का वर्ड तहरीर है, इतला का वर्ड तहरीर है, और उसको पहुंचाने वाले के लिए इंफॉर्मेंट का वर्ड तहरीर है। और ये वर्ड्स इस वजह से तहरीर हैं क्योंकि ये लाजमी नहीं है कि रिपोर्ट करने वाला शख्स जो है वो एग्रीव्ड ही हो ऑफ आइदर साइड। वो खाली कोई पासर बाई भी हो सकता है, वो कोई लोकल रेजिडेंट भी हो सकता है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस देखता है तो उसको रिपोर्ट कर देता है बीइंग एन इंफॉर्मेंट, ऑल्दो उसका डायरेक्टली उस अक्रंस से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन 154 ये बात करता है कि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन किसी ऑफेंस के मुतालिक, कमीशन ऑफ ऑफेंस के मुतालिक वो अगर दी जाती है, वो ज़ुबानी होती है, तो सुनने वाला पुलिस स्टेशन में उसको तहरीर करेगा, फिर उसको पढ़ के सुनाएगा, और फिर उसके दस्तखत अंगूठे जो है वो उस तहरीर के ऊपर लेगा, या फिर वो इन राइटिंग होगा। लेकिन दफ़ा 154 में जो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो तहरीर नहीं है कि उसको एवेल्युएट कैसे किया जाएगा। लेकिन जब हम 24 रूल पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें एक वर्ड मिलता है रीजनेबल सस्पिशन का। आल्दो काबिल दस्तंदाजी जुर्म जब भी पुलिस को रिपोर्ट होता है, पुलिस पाबंद है उसको मुतलका रोजनामचा में, एफआईआर रजिस्टर में, या उसको जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का जो रजिस्टर है वहाँ पर उसको तहरीर करे। लेकिन रीजनेबल जो सस्पिशन है, ये वर्ड जो है हमें 154 के अंदर नहीं मिलता। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जो रीजनेबल सस्पिशन का वर्ड है, ये हमें दफ़ा 54 के अंदर ज़रूर मिलता है, जहाँ पर पुलिस की पावर है टू अरेस्ट एनी पर्सन। तो वहाँ पर जो लिखा है कि अगर पुलिस के पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है या रीजनेबल सस्पिशन है कि किसी शख्स ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो उसको वो अरेस्ट कर सकती है। तो ये रीजनेबल सस्पिशन क्या है, ये चीज़ भी जो है वो दफ़ा
154 में नहीं है, लेकिन 24.1 के अंदर इसकी हमें थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन मिलती है, जहाँ पर ये रूल जो है वो ख़त्म हो रहा है, उसको हम बाद में देखते हैं। और इसके अलावा चूँकि पुलिस पाबंद है काबिल दस्तंदाज़ी जुर्म को फ़ौरन रिपोर्ट को तहरीर करने की और उस पर जिसको एफआईआर बोलते हैं वो दर्ज करने की, लेकिन पुलिस के पास ये पावर नहीं है कि उस इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी को बिफोर रिकॉर्डिंग जो है उसको वो एवेल्युएट कर सके, इंक्वायर कर सके। जो एक्चुअल टर्म है कि पुलिस के पास इंक्वायरी की जो है वो गुंजाइश नहीं है। इन्वेस्टिगेशन हमेशा जो है एफआईआर दर्ज होने के बाद होती है, और अगर रीजनेबल सस्पिशन जो है वो मौजूद नहीं है तो आगे 157 जो है वो मौजूद है, जिसको हम बाद में डिटेल से देखेंगे। लेकिन जो 24.1 रूल है वो ये बात कहता है कि अगर कोई इंफॉर्मेंट है तो उससे पुलिस ये ज़रूर इंक्वायर कर सकती है कि आपका सोर्स क्या है इंफॉर्मेशन का, और आपने किन सर्कमस्टांसेस में ये इंफॉर्मेशन ली, या फिर उससे ये भी इंक्वायर किया जा सकता है कि क्या आपने ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, क्या आप इसके आई विटनेस भी हैं, और इस चीज़ को भी उन मंदरजात को दर्ज करने के बाद इन 2 क्यूरीज का जो आंसर है वो उसी एफआईआर में लिखने की पुलिस जो है वो पाबंद है, और उसके बाद उसने अपना एक्शन करना है जो भी करना। तो ये रीजनेबल सस्पिशन जो है वो यहाँ पर तहरीर है, और रीजनेबल सस्पिशन से मुराद है कोई ऐसा सपोर्टिव मटेरियल हो कि पुलिस प्राइमा फेसाई लाजमी कन्विंस हो कि ये जो शख्स है जो बात कर रहा है वाकई ही कुछ न कुछ इसमें ऐसा मौजूद है कि जाके इसको इंक्वायर किया जाए सब्सिक्वेंट टू रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट एफआईआर। सिमिलरली 155 जो है वो डील करता है आपकी नाकाबिले दस्तंदाजी जुर्म को, जिसको भी हम थोड़ा आगे जाके देखते हैं। लेकिन यहाँ तक जो 24.1 है वो थोड़ी सी क्लैरिटी दे रहा है कि इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर कौन सा एलिमेंट जो है वो उसका मौजूद होना लाजमी है। फिर 154 के बाद जब हम 24.1 के अंदर देखते हैं तो फिर हम ये बात भी देखते हैं कि जब ये इंफॉर्मेशन जो है वो मौसूल हो जाएगी तो वो कहाँ पर तहरीर होगी, और इसके बारे में हमें जो है वो 24.1 के अंदर ही ये बात मिलती है कि पुलिस इस तहरीर को एक रोज़नामचा डेली डायरी जो है जिसकी उर्दू रोज़नामचा है उसके अंदर तहरीर करेगी। और ये जो डेली डायरी है पुलिस की, इसके अंदर सारा दिन की जो एक्टिविटीज़ हैं, कौन थाने में आया, कौन थाने में पुलिस वाला गया, कहाँ पे रेड कंडक्ट की, क्या-क्या हुआ, कौन-सी गाड़ी जो है वो आज नाके पे जो है वो पकड़ी गई, कौन-सी गाड़ी सीज़ हुई, कौन से मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए, पुलिस ने कहाँ-कहाँ पे रेड किया, उसी रोज़नामा रजिस्टर के अंदर ये इन्फॉर्मेशन जो है वो भी तहरीर होगी। और उसके बाद जो इसको कल्मिनेट किया जाएगा इनटू रजिस्टर ऑफ द एफआईआर। अब जो रजिस्टर ऑफ द एफआईआर है ये भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर कहीं नहीं मिलता, क्योंकि 154 के अंदर जो बात तहरीर है वो है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट की, लेकिन हमें इस बात का हवाला जो है वो इसी चैप्टर के अंदर 24.5 के अंदर मिलता है रूल के अंदर, जहाँ पर उस रजिस्टर की तफसील बयान की गई है कि एक ऐसा रजिस्टर होगा जो कि 500 सफ़ात पर मुश्तमिल होगा, और उन 500 सफ़ात के रजिस्टर के ऊपर सीरियल नंबर वाइज जो है वो तहरीर शुरू होगी। अब ये जो सीरियल नंबर है ये ज़्यादातर लोगों को लाज़मी पता होगा, लेकिन चूँकि हमारा टारगेट ऐसे लोग हैं जो कि जिनको कुछ भी नहीं पता शायद, तो हम उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूर बताते हैं कि स्पेशली जो फीमेल लॉयर्स हैं वो इतनी प्रैक्टिस जो है वो फिज़िकली नहीं करती, या कोर्ट की अपीयरेंस उनकी इतनी नहीं होती। लिहाजा इस जो फैक्ट है इसको भी एक्सप्लेन करना लाज़मी है कि ये सीरियल नंबर होता कहाँ पे और हम कहाँ पे पढ़ते हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं कि एफआईआर का जो नंबर होता है वो होता है 2/2022, 500/2022, 626/2022। तो अब हमने ये देखना है कि ये 526 क्या है, ये 2 क्या है, ये 626 क्या है।
तो ये वही सीरियल नंबर है जो कि इस रजिस्टर के ऊपर तहरीर किया जाता है। ये रजिस्टर हर साल के इख्तिताम पर रात 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाता है और यकम जनवरी हर साल को 12 बजकर 1 मिनट पर जो एफआईआर दर्ज होगी तब ये रजिस्टर शुरू होगा और उस एफआईआर का नंबर होगा 1 और उसके आगे ओब्लीक करके जो साल है वो तहरीर होगा और इसके बाद जितनी भी काबिल दस्तंदाजी जुर्म की जो एफआईआर्स होंगी वो इस रजिस्टर के ऊपर इसी सीरियल नंबर से तहरीर होंगी। एक के बाद जो दूसरा होगा वो 2, 3, 4, 5 और इस तरह चलते-चलते पूरे साल की जितनी एफआईआर्स हैं इसी सीरियल नंबर से चलेंगी और 31 दिसंबर को जाकर ये रजिस्टर ख़त्म हो जाएगा जिसको रेड लाइन लगाकर ख़त्म कर दिया जाएगा। ये रजिस्टर 500 सफ़हात पर मुश्तमिल होता है और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तो नेक्स्ट रजिस्टर जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकता। अब ये जो रजिस्टर है जो मैंने 24/5 की जो बात की, इसको हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जब एफआईआर दर्ज हो जाती है इस रजिस्टर के मुताबिक तो ये हर जो एफआईआर है वो 5 परतें लेती है। 5 परतों से मुराद ये है कि जो 5 पेजेस हैं उस पे एक ही एफआईआर दर्ज होती है। पहले पे ओरिजिनल राइटिंग की जाती है जबकि बाकी 4 कार्बन पेपर रखकर जो है वो तहरीर होती हैं। जिस वक़्त ओरिजिनल जो है वो तहरीर हो जाती है तो ये वाली जो ओरिजिनल है ये हमेशा कॉपी रिटेन की जाएगी एज एन ओरिजिनल रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन के अंदर जबकि उसकी जो दूसरी कॉपी है वो जो उस पुलिस स्टेशन के इलाका मैजिस्ट्रेट हैं उनको फोर्थ विद जो है वो प्रोवाइड कीजिए। फोर्थ विद से मुराद विद इन दैट वर्किंग डे जिस दिन एफआईआर दर्ज हुई है वो अपने इलाका मैजिस्ट्रेट साहब को बतौर उनके जो इंतज़ामी इंचार्ज हैं उनको लाज़मी पहुँचाई जाएगी और इसका फ़ोकस हम देखेंगे तो ये देखेंगे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर भी ये बात तहरीर नहीं है लेकिन यहाँ पर इस कॉपी को पहुँचाने की अहमियत चेक करें कि सबसे पहले तो दफ्तरी औकात के अंदर ये कॉपी मैजिस्ट्रेट साहब को पहुँचा दी जाएगी। अगर मैजिस्ट्रेट साहब आउट ऑफ स्टेशन हैं, छुट्टी पर हैं, तो इंश्योर किया जाएगा कि ये कॉपी उनके ड्यूटी जज साहब जो हैं उनके पास पहुंचाई जाए। अगर ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं तो फिर जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं उनके घर पे जो है ये कॉपी लाज़मी पहुंचा दी जाएगी और अगर चूँकि ये दोनों के बाद जब घर जाना है तो ऑब्वियसली ताख़ीर हो जाएगी तो फिर पुलिस ये भी पाबंद है कि इस ताख़ीर को वज़ाहत करे कि वो क्यों ताख़ीर से मैजिस्ट्रेट साहब के पास पहुँचेगी और जब ये मैजिस्ट्रेट साहब चाहे ड्यूटी जज साहब हों चाहे घर हों मैजिस्ट्रेट साहब इस पे अपने इनिशियल करेंगे और अपनी सेटिस्फेक्शन देंगे कि वाकई मुझे इन टाइम मिल गई है या अगर वो ताख़ीर से हैं तो मैजिस्ट्रेट साहब बाकायदा उसके ऊपर तहरीर करेंगे कि क्या वो सेटिस्फाइड हैं कि जो रीज़न्स उनको बताई गई हैं वो सेटिस्फैक्टरी हैं। इसके अलावा अगर जो अ, पुलिस स्टेशन है वो बाज़ जगहों पर अब तो ख़ैर क्योंकि हम 1934 के रूल्स पढ़ रहे हैं तो उस वक़्त ट्रांसपोर्टेशन, रोड सिस्टम ये वो इन सब का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। अब तो चूँकि हम एक मॉडर्न एरा के अंदर रह रहे हैं और हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है लिहाज़ा उस वक़्त ये भी कहा गया कि अगर कम्युनिकेशन के अंदर कोई इश्यू है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कोई इश्यू है तो उस सूरत के अंदर इस एफआईआर को बज़रिया पोस्ट जो है वो भेजा जाएगा और उसके अंदर भी जो है रीज़न लिखी जाएगी कि पोस्ट के ऊपर क्यों पोस्ट किया जा रहा है और उसको भी रिसीव करने के बाद जो है उस पे जो डेट एंड टाइम ऑफ दैट डिस्पैच होगा वो तहरीर होगा और उस डेट एंड टाइम के ऊपर फिर मैजिस्ट्रेट साहब जो है आफ्टर रिसीविंग द कॉपी तहरीर करेंगे कि क्या वो सेटिस्फाइड हैं इन सारी ताख़ीर की रीज़न से या नहीं। तो ये सेकंड वो कॉपी है जो कि मैजिस्ट्रेट साहब को दी जाएगी। फिर ओरिजिनल रिटेन की गई सेकंड मैजिस्ट्रेट साहब की।
थर्ड जो है वो एसएसपी साहब को डिस्पैच की जाएगी फोर्थवेद। और एसएसपी जो है वो आजकल जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का जो डेजिग्नेशन है डीपीओ ऑफिस, डीपीओ साहब की पेरूजल के लिए वो भेजी जाएगी, बीइंग हाई और टॉप ऑफिसर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। थर्ड कॉपी जो है वो कंप्लेनेंट को दी जाएगी, वो बंदा जो इंफॉर्मेंट है जिसने वो रजिस्टर करवाई है, थर्ड कॉपी उसको दी जाएगी। जो फोर्थ कॉपी है, सॉरी फिफ्थ कॉपी है, वो दी जाएगी डिस्ट्रिक्ट क्राइम ब्यूरो को। ये 1934 का है। हम जिस वक्त पुलिस ऑर्डर देखेंगे तो हम उसकी जगह देखेंगे कि इसकी जगह किसने ली है। और अब एक कॉपी जो है वो प्रोसिक्यूशन एक्ट 2006 के मुताबिक जो है वो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब जो है उनके दफ्तर में भी पहुंचाई जाती है। तो इस तरह ये जो 5 परतें हैं इसकी डिस्पोजल होगी। और अब हम ये देखते हैं कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है ये तहरीर किस पैटर्न के ऊपर होगी। क्यों? क्योंकि 154 के अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी, सिर्फ प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है। तो ये जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है ये हमें फिर आके पुलिस रूल्स के अंदर मिलता है, जहां पर अगर आप लोग अपेंडिक्स उसका देखेंगे तो जो फॉर्म नंबर 24.51 है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का पैटर्न जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। आप लोगों ने ज़्यादातर ने लाजमी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देखी होगी, एफआईआर देखी होगी। आपने नोट किया होगा कि उसके ऊपर एक तो मैं चीज़ एक्सप्लेन कर बैठा कि सबसे पहले उसके ऊपर एक सीरियल नंबर तहरीर होता है। फॉर एग्जांपल वो इसी माह का है तो, और पहले 500 एफआईआर्स हो चुकी हैं, तो उसको जो सीरियल नंबर लगेगा वो 501/2022 होगा। इसके बाद वो किस पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज की जा रही है, नेक्स्ट कॉलम में ये तहरीर किया जाएगा। वो पुलिस स्टेशन किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, नेक्स्ट कॉलम में वो ज़िला तहरीर किया जाएगा। फिर डेट एंड टाइम ऑफ अकरेंस के जो अकरेंस है वो किस तारीख को हुई और कितने बजे हुई। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर तहरीर होता है कि रिपोर्ट किस वक़्त की गई। हो सकता है एक एफआईआर जो है वो 10 तारीख सॉरी एक अकरेंस 10 तारीख को हो, 10/2/2022 को हुई हो, लेकिन रिपोर्ट अगर वो आज की जा रही है तो ये बात वहाँ पर वाज़िया तौर पे तहरीर की जाएगी कि अकरेंस जो है वो 10 तारीख की है, लेकिन रिपोर्ट जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 20/2/2022 को की गई है। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन है वो कौन शख्स दे रहा है, इत्तला दहिंदा का नाम क्या है, तो वहाँ पर ये भी तहरीर किया जाएगा कि नेम एंड रेजिडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट क्या है या इंफॉर्मेंट क्या है। इसके अलावा जो चीज़ काबिल दस्तंदाजी जुर्म है तो ऑब्वियसली पुलिस ने ये डिसाइड किया होगा उसके मंदरजात पढ़ के कि ये कौन सा जुर्म है, ऑफेंस है जो अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके रेलेवेंट कॉलम के अंदर वो ऑफेंसेस तहरीर किए जाएंगे। फिर चूंकि जुरिस्डिक्शनल इशू भी है तो ये भी तहरीर किया जाएगा कि ये जिस पुलिस स्टेशन के अंदर मैटर रिपोर्ट हुआ है प्लेस ऑफ अकरेंस इससे कितनी दूर है, और उसको किलोमीटर्स के अंदर या जितनी भी उसका जो है डिस्टेंस है उसको वाज़िया तौर पर तहरीर किया जाएगा। और उसके बाद स्टेप्स क्या लिए गए हैं उसके इन्वेस्टिगेशन के, और अगर कोई डिले है वो तहरीर की जाएगी। और लास्टली जो है वो डेट एंड टाइम ऑफ डिस्पैच फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। अब बाकी तो वाज़िया है, लेकिन ये जो डिस्पैच फ्रॉम द पुलिस स्टेशन है ये अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या है। तो ये जो ऊपर हमने 4 कापियों का ज़िक्र किया है जो कि थाने से रवाना की जानी है डीपीओ साहब को, मजिस्ट्रेट साहब को, डिस्ट्रिक्ट क्राइम ब्यूरो को, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब को, ये कॉपियाँ चूँकि फोर्स विद है तो लिहाजा ये यहाँ पर वो वक्त तहरीर होगा कि ये एफआईआर किस वक़्त जो है वो यहाँ से रवाना की गई है, डिस्पैच की गई है। और फिर लास्टली जो है इसके अंदर नीचे सारा सब्सटेंस आएगा। अगर वो ओरल है तो इसमें ओरली तहरीर की जाएगी, अगर वो इन राइटिंग है तो उसको इसमें कल्मिनेट किया जाएगा और तहरीर करके जिस शख्स ने
उसके ऊपर जिसने तहरीर किया है, जिसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स पहले मुहर्रिर सिर्फ करते थे, अब ड्यूटी ऑफिसर्स करते हैं। तो जो पुलिस ऑफिसर उसको तहरीर कर रहा है एफआईआर को, वो उसके अंदर अपनी जो है नाम लिखेगा, डेजिग्नेशन लिखेगा, अपना जो है वो अ, अपने सिग्नेचर्स करेगा। और इसके अलावा जो सील का वर्ड यूज़ किया गया है और मार्क का वर्ड यूज़ किया गया है, ये वो सील है जो स्टैंप वाली सील होती है पुलिस स्टेशन की, ये उसके ऊपर इम्पोज की जाएगी। तो इस तरह आपकी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, उसका जो रेलेवेंट फॉर्म है 24/5, इस पैटर्न के ऊपर ये दर्ज होती है।